हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपनी करंट अफेयर सीरीज का आ गया है पार्ट 48। आज अपन ये जरूरी टॉपिक्स कवर करेंगे अपने लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज का अपना टॉपिक है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ये एक बहुत साइंटिफिक टॉपिक है, तो इसको अच्छे से सुनना, शांति से समझना। ठीक है, पहले इसका नाम देखो, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। तो इसमें रेयर अर्थ का मतलब क्या है? रेयर अर्थ का मतलब है रेयर अर्थ मिनरल्स यूज करे गए हैं इस परमानेंट मैग्नेट को बनाने में। अपन ने पढ़ा था रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत रेयरली मिलते हैं, पर उनका यूज बहुत ज्यादा होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। तो उन रेयर अर्थ मिनरल्स से एक परमानेंट मैग्नेट बनाए जा रहे हैं सिंटर्ड प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? सिंटर्ड प्रोसेस से। अब देखो, परमानेंट रेयर अर्थ तो आप समझ गए, REPM में। अब परमानेंट मैग्नेट क्या है? देखो, मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स तो वो होते हैं कि वो हमेशा, हर हाल, हर स्थिति में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, ये कभी कभार शो कर लेते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज भी। पर ये 100% श्योर नहीं है कि हर बार शो करेंगे। आपको किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन में, जरूरी एप्लीकेशन में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ी की बैटरी बना रहे हो, उसमें तो आपको ऐसा सब्सटेंस यूज करना है ना जो हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हर बार नहीं करते शो, तो इसलिए उन्हें परमानेंट मैग्नेट यूज करा जाता है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या है? ये रेयर अर्थ मिनरल्स से बने हुए परमानेंट मैग्नेट्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है। कमर्शियली अवेलेबल क्यों लिखा? साइंटिस्ट तो जुगाड़ करके, कुछ रिसर्च करके बना लेते हैं इससे बढ़िया मैग्नेट भी, पर वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे ज्यादा कमर्शियली अवेलेबल हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होते हैं। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ी की बैटरी बना रहे हो, हार्ड डिस्क बना रहे हो, लैपटॉप बना रहे हो, फोन बना रहे हो, उसमें चाहिए होते हैं। इंडिया में ये बिल्कुल नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि इन्हें इंडिया में बनाया जाए। हम 100% चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं, तो आत्मनिर्भर बनना है भारत को। इसके लिए ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना, ये हाईएस्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं सारे परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, जितने भी परमानेंट मैग्नेट है ना, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। अब आप बोलोगे मैग्नेट्स की जरूरत क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में? देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नेट की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नेट की जरूरत होती है। डेटा स्टोर करने के लिए भी मैग्नेट की जरूरत होती है। सेंसिंग को एनेबल करने के लिए भी जरूरत होती है मैग्नेट की। ठीक है, पावर को मैनेज करने के लिए भी जरूरत होती है मैग्नेट की। तो ये सारे बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, इसमें मैग्नेट की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो यूज करेंगे नहीं, परमानेंट मैग्नेट ही यूज करेंगे। परमानेंट मैग्नेट में भी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे बेस्ट होते हैं। कम साइज में ज्यादा काम कर जाते हैं, तो साइज भी तो छोटा करना है चीजों का, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। क्योंकि ये हाईएस्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं सारे परमानेंट मैग्नेट्स में, और ये इंडिया में मिलते नहीं है, चाइना से 100% इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए हमारी भारत सरकार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है, आप ये इमेज में देख ही सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अलॉयस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड बोरॉन। ये देखो, अलॉय टाइप में बनाए जाते हैं। 100% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करा जाता, इनको आयरन या बोरॉन के साथ मिलाकर बनाया जाता है, अलॉय बनाकर बनाया जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल से बनाने लग जाएंगे, एलिमेंट से बनाने लग जाएंगे, तब तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कमर्शियली अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अलॉय बनाते हैं इनका आयरन या बोरॉन के साथ, रेयर अर्थ एलिमेंट को आयरन और बोरॉन के साथ मिलाते हैं। देखो, ये जो होते हैं ना रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, इनकी एक सब कैटेगरी है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। REPM बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की एक सब कैटेगरी है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। भारत सरकार सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को प्रमोट कर रही है। ये बनते कैसे हैं? सिंटर्ड एक प्रोसेस होता है, दे आर मेड यूजिंग द सिंटरिंग प्रोसेस, सिंटरिंग प्रोसेस से ही बनते हैं।
जहां पर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना रेयर अर्थ अलॉय के, उनको प्रेस करा जाता है, हीट करा जाता है उनके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम लेवल पे, ताकि वो सॉलिड हो जाएं और डेंस मैग्नेट का फॉर्म ले लें। तो जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को सिंटरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, उन्हें सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक स्कीम लाई है भारत सरकार दिसंबर 2025 में। स्कीम का नाम है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। कौन से रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं? सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को। ठीक है, ये स्कीम लाई है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज है मतलब बहुत हैवीनेस हो रही है ना कि कितना कॉम्प्लेक्स चीज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ही इसको डील कर रही है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की इंपोर्ट कम करना, यही सब है। इकोसिस्टम ही ऐसा बनाना, टू एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, reducing import dependency, currently nearly 100% import from China and enhancing self reliance। देखो, चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, तब तो हो गया देश का कल्याण। देखो, टारगेट क्या है? 6000 मेट्रिक टन पर एनम बनाना प्रोडक्शन अपना भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का, 6000 मेट्रिक टन। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है इसकी? 7 साल की ये स्कीम है। एक बेनिफिशियरी जिसको बोलेंगे ना कि तुम परमानेंट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाओ सिंटर्ड प्रोसेस से, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो 7 साल तक सपोर्ट रहेगा एक तरीके से। 2 साल तो उसको जेस्टेशन पीरियड होगा कि तुम अपना प्लांट सेटअप करो, तुम टेक्नोलॉजी लाओ, लोगों को स्किल सिखाओ, कैपेबिलिटीज लाओ, एसेट्स मैनेज करो। फिर 5 साल तक तुम्हें इंसेंटिव्स देंगे। तो 7 साल का लंबा खेल है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स में लंबा ही चलता है खेल। इंडियाज REPM कंजम्पशन एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2030 फ्रॉम 2025 लेवल्स ड्यू टू ग्रोथ इन EVs, रिन्यूएबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, 2030 तक ऐसा अंदेशा है कि 2025 से दुगनी डिमांड हो जाएगी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ रहे हैं। अभी करंट डिमांड तो 4000 से 5000 टन ही है, और जो अभी फुली इंपोर्टेड हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ ही प्रोडक्शन करें, आत्मनिर्भर बने हम इस सेक्टर में भी। आपको समझ आई गया होगा क्या है ये स्कीम। थैंक यू। अब अपना टॉपिक है दक्षिण गंगोत्री। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी निकलती है, भागीरथी रिवर निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, वैसे ही अंटार्कटिका भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने अंटार्कटिका में जो हमारा अंटार्कटिका का रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम दक्षिण गंगोत्री दिया है। गंगोत्री ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही कि अंटार्कटिका भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दक्षिण में पड़ता है, इसलिए जो हमारा अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन है उसे नाम हमने दिया है दक्षिण गंगोत्री। अपन ने अंटार्कटिका में पहला अपना रिसर्च स्टेशन खोल लिया था 1983 में। कब खोल लिया था? 1983 में। कहां खोला था? ईस्ट अंटार्कटिका में खोला था, एक आइस शेल्फ पे, सेंट्रल ड्रॉनिंग मॉडलैंड। देखो, अंटार्कटिका में एक एरिया है ड्रॉनिंग मॉडलैंड। यूपीएससी का ये भी सवाल बन सकता है, ड्रॉनिंग मॉडलैंड कहां पर है? अंटार्कटिका में है, ईस्ट अंटार्कटिका में है। तो ड्रॉनिंग मॉडलैंड ईस्ट अंटार्कटिका के एक आइस शेल्फ पे अपन ने साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन खोला था इंडिया का 1983 में। ये इंडिया का अंटार्कटिका में पहला साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन था, जिसका नाम अपन ने दिया था दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे स्टडीज काफी सारे तरह की होती थी, ग्लेशियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस। देखो, अंटार्कटिका ना अपने वेदर पे, क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा असर डालता है। ओशन स्टडीज भी बहुत जरूरी होती हैं, ग्लेशियल स्टडीज जरूरी होती हैं, जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, मेट्रोलॉजी। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए 1983 में ही हमने अपना फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन खोल लिया था अंटार्कटिका में। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी इंडिया के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन से लेके। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री was the India's first scientific research station in Antarctica, established in 1983. Location:
situated in East Antarctica on the ice shelf in central drowning Maudland. It was built on floating ice mass, making it vulnerable to ice movement. It supported studies in glaciology, meteorology, geology, oceanology, and atmospheric sciences. It also served as India's entry point into Antarctic scientific exploration. देखो अब तो ये दक्षिण गंगोत्री हो गया है बंद, पर अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपन ने दक्षिण गंगोत्री के बाद एक मैत्री रिसर्च स्टेशन खोला था, फिर एक भारतीय रिसर्च स्टेशन खोला था 2012 में। अब अपन 2032 तक मैत्री 2 खोल रहे हैं, एक और रिसर्च स्टेशन। तो अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने की जो साइंटिफिक जर्नी है, उसका पायनियर तो दक्षिण गंगोत्री ही रहा है। इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशनल रिसर्च के लिए नहीं है, पर थोड़ी बहुत रिसर्च होती है। और यहाँ पे एक तरीके से सप्लाई चेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान आता जाता है, क्रू आता जाता है दक्षिण गंगोत्री के थ्रू, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। दक्षिण गंगोत्री के बारे में क्या क्या याद रखना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि ये अंटार्कटिका में इंडिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, डेट याद रखनी है, 1983 में। ये अंटार्कटिका में कहाँ है? अंटार्कटिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ईस्ट अंटार्कटिका में है। ईस्ट अंटार्कटिका में ड्रॉनिंग मॉडलैंड रीजन है, उसके सेंट्रल ड्रॉनिंग मॉडलैंड रीजन में है। ये भी एक सवाल बन सकता है, ड्रॉनिंग मॉडलैंड रीजन कहां पर है? ये ईस्ट अंटार्कटिका में है। ठीक है, क्या क्या स्टडीज हो रही हैं वो एक बार देख लेना, ग्लेशियोलॉजी, मीटरोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस। अब देखो, अगर किसी को बाय चांस मीटरोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, ग्लेशियोलॉजी का बारे में नहीं पता हो ना, तो एक एक बार गूगल कर लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही होगी। ठीक है, ये इंडिया का बहुत अंटार्कटिक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हमें याद रखना है इससे। अब देखो, ये दक्षिण गंगोत्री है, ये कैसे ऑपरेट होता है? सरकार की चीज है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है? तो देखो, ये ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेटेड अंडर द नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च। पोल पे है, साउथ पोल के पास है, ओशन की भी रिसर्च कर रहा है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ही इसको ऑपरेट करेगा। ये जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, जो दक्षिण गंगोत्री या अंटार्कटिका में जो भी रिसर्च स्टेशन है उसको ऑपरेट करता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। सवाल बन जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है क्या? नहीं, अर्थ के साइंसेस के बारे में बात हो रही है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बात हो रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आएगा। देखो, ये 1980 से तो ऑपरेशनल था, पर थोड़ा सबमर्ज हो गया ये आइस में, क्योंकि फ्लोटिंग आइस पे बनाया था। तो अब यहाँ पे परमानेंट रिसर्च तो नहीं होती, थोड़ी बहुत रिसर्च हो जाती है, और ये ट्रांजिट कैंप और सप्लाई बेस का काम करता है। ठीक है, इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है? कौन ऑपरेट करता है इन रिसर्च बेसिस को? मैत्री को, दक्षिण गंगोत्री को, भारती को। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में, ये याद रखना है। और करंट स्टेटस याद रखना है दक्षिण गंगोत्री का। देखो, ऐसी फोटो है, कितना अमेजिंग एडवेंचरस लग रहा है ना दक्षिण गंगोत्री में रिसर्च करना। अब एक बार लेफ्ट में मैप भी देख लो, ये अंटार्कटिका का मैप है। सर्दर्न ओशन के पास आता है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री के बगल में ही हमने 1980s के एंड में मैत्री एस्टैब्लिश कर दिया था। फिर 2012 में उससे थोड़ा दूर अपन ने भारती नाम का स्टेशन एस्टैब्लिश कर दिया था। अब अपन 2032 में मैत्री 2 भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है। इस स्लाइड में ही देख लो, वेडल सी और रॉस सी भी अंटार्कटिका के आसपास ही हैं। मैपिंग में सवाल आते हैं यूपीएससी के, वेडल सी, रॉस सी अंटार्कटिका के पास है, सदर्न ओशन में पड़ते हैं वेडल सी, रॉस सी। देखो, हर चीज याद रखनी है, जहां भी आप देख लो, कोई भी चीज आप देखो ना, उसको एक बार सोचो, क्या यूपीएससी इससे सवाल बना सकती है? बना सकती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो इंडिया के कुछ और भी रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक रीजन में। मैत्री, जो 1989 में ही ऑपरेशनल हो गया था, ये कहाँ लोकेट करता है? शिरमाचर ओएसिस, ये भी सेंट्रल डॉर्निंग मॉडलैंड, दक्षिण गंगोत्री के पास ही है। मैत्री हमारा सेकंड परमानेंट इंडियन बेस था अंटार्कटिका में। भारती, ये मार्च 2012 से ऑपरेशनल है, ये लार्समैन हिल्स में है। तो आपको देखना है लार्समैन हिल्स कहां पर है, अंटार्कटिका में है। सिचमैचर ओएसिस कहाँ है? ओएसिस से डेजर्ट में कंफ्यूज नहीं होना, आपको सहारा लग जाएगा, आपको पेटागोनियन डेजर्ट लग जाएगा।
पर अंटार्कटिका भी तो एक टाइप का डेजर्ट ही है, कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए सिचमैचर ओएसिस, ठीक है, ड्रॉनिंग मॉडलैंड में ही है। कहाँ है? अंटार्कटिका में ही है। लार्समैन हिल्स कहाँ है? अंटार्कटिका में है। लार्समैन हिल्स से आप समझ मत लेना कि कहीं लेबनान वगैरह में है, अंटार्कटिका में है। ठीक है, ये सारे रिसर्च स्टेशन के नाम भी आपको याद रखने हैं। और मैत्री 2 इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन रिसर्च स्टेशन आ रहा है, ईस्ट अंटार्कटिका में ही प्लान कर रहे हैं, मैत्री के पास ही प्लान कर रहे हैं। अभी इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आनी बाकी है, पर इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा 2032 तक। मैत्री 2 के ऊपर अभी सवाल नहीं आएगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है उन पे सवाल आ सकते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप याद रखें। फिर आता है एक डिस्प्यूटेड सा रीजन है सोमाली लैंड, ये सोमालिया में पड़ता है। सोमालिया एक देश है जिसकी कैपिटल मोगादिशु है। सोमालिया के लुटेरे तो बहुत फेमस हैं ही। उसका एक डिस्प्यूटेड सा रीजन है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 1990 1991 आते आते। तो 1991 में इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना थोड़ा, तो वहां उन्होंने खुद को अलग देश ही घोषित कर दिया सोमाली लैंड नाम से। और सोमाली लैंड वालों ने अपनी कैपिटल बनाई हरगेसा। ठीक है, यहां तक याद रखो। फिर ना ये बोल रहे हैं कि हम ऑटोनॉमस रीजन है, हमारी गवर्नमेंट खुद की है, हम सारे काम खुद करते हैं, तो हम एक अलग देश हैं। पर सोमालिया के प्रेशर में ना अफ्रीकन यूनियन मानती है इनको अलग देश, ना ही यूएन मानता है। पर अभी करेंटली इसराइल ने इसको मान्यता दे दी कि तुम भी एक देश हो, क्योंकि इसराइल वाले जानते हैं मान्यता मिलना कितनी बड़ी बात होती है एज अ कंट्री। तो इसराइल वालों ने इनको सोमाली लैंड को मान्यता दे दी कि तुम एक देश हो। कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड करके भी दी है, कुछ कुछ ऐसे कहानियां भी हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं, इसकी लोकेशन देख लो कहाँ है। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके पोर्ट भी हैं, बेरबरा पोर्ट देखो इसका। ये गल्फ ऑफ एडन को बॉर्डर टच करता है सोमाली लैंड। ठीक है, फिर ये जो आप देख रहे हो ना पुंटलैंड, ये भी सोमालिया का ही डिस्प्यूटेड रीजन है, ऑटोनोमस रीजन है। ये भी खुद को अलग देश ही मानते हैं। पर अभी तक ना किसी यूनियन ने या ना किसी देश ने इनको मान्यता दी है, इसलिए इनको नहीं पढ़ रहे। इसराइल ने सोमाली लैंड को मान्यता दे दी तो हम पढ़ रहे हैं सोमाली लैंड को। सोमाली लैंड किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है? डिजिबोटी से करता है, इथोपिया से करता है और सोमालिया से करता है। तीन ही देशों से करता है। देखो, नॉर्थ वेस्ट में डिजिबोटी से करता है, साउथ और वेस्ट में इथोपिया से करता है, और बाकी जो पार्ट है ईस्ट का उसमें सोमालिया से करता है। सोमालिया के भी पुंटलैंड वाले पार्ट से करता है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, सीड से याद कराया था, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया और डिजिबूटी। याद रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ये बहुत बाबल मंडेप करके जो है वहां से गल्फ ऑफ एडन में आते हैं, तो वहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा पायरेसी होती है इस रीजन में, इसलिए भी जरूरी है। Situated in the Horn of Africa, Somaliland lies in the northwestern part of Somalia, bordering Djibouti, Ethiopia, the Gulf of Aden and the rest of Somalia. इसकी मैपिंग याद रखना, मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सोमालीलैंड न्यूज में है, सोमालिया न्यूज में ही रहता है, पायरेसी होती रहती है, नेवी की बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस होती हैं इस रीजन में, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या हैं? Functions as a self-declared republic with its own constitution, इलेक्टेड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। देखो, सोमाली लैंड सोमालिया से 1991 में अलग हो गया था सिविल वॉर के बाद। तब से ये एक ऑटोनोमस रीजन है, इनकी खुद की सरकार है, इनकी खुद की पार्लियामेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये तो बोलते हैं हम एक अलग देश है, पर सोमालिया के प्रेशर में अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस कोई नहीं मानता, कोई देश नहीं मानता। पर रिसेंटली इसराइल ने क्या बोला कि तुम भी एक देश हो। The capital is Hargeisa and the region has enjoyed relative peace and stability compared to southern Somalia. देखो, इन्होंने ये अलग हो गए सिविल वॉर से, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योरिटी फोर्सेस है, पार्लियामेंट है, तो ये थोड़ा स्टेबल है बाकी सोमालिया से। बाकी सोमालिया में भी आज भी बहुत ज्यादा सिविल वॉर अनरेस्ट है। Strategically located along key Red Sea, Gulf of Aden maritime routes vital for global trade. बाबल मंडप से तो दुनिया भर का ट्रेड जाता है, तो ये गल्फ ऑफ एडन में ही पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है। The economy is based on livestock export, remittances and port services. इनकी इकोनॉमी क्या है? देखो, सरकारी पैसा ले जाती है पोर्ट वाला, तो बाकी रेमिटेंसेस से पैसा आता है कि लोग बाहर काम करने जाते हैं तो वहां से पैसा भेजते हैं। बाकी लाइफ स्टॉक पे है। इतनी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तब भी लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट से ही इनके पैसे आ रहे हैं, मवेशी बेच देते हैं। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है बरबरा पोर्ट। ठीक है, बरबरा पोर्ट आपको रखना है याद।
इंटरनेशनल स्टेटस क्या है? नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीकन यूनियन, बोथ ऑफ which uphold Somalia's unity. Israel's recognition linked to Abraham Accords may encourage broader diplomatic engagement but risk escalating recognized tensions. क्या क्या याद रखना है सोमालीलैंड से? पहली चीज, सोमालीलैंड कौन से देश में पड़ता है? सोमालीलैंड की बॉर्डर किस किस देश से टच होती है? सोमालीलैंड कौन सी वाटर बॉडी से टच करता है? बेरबेरा पोर्ट कौन से देश में है? सोमालिया आएगा या सोमालीलैंड रीजन आएगा? तो रीजन आएगा सोमालीलैंड, कंट्री के नाम से यूपीएससी नहीं देगी क्योंकि भारत सरकार कंट्री नहीं मानती है सोमालीलैंड को। तो बेरबेरा पोर्ट आता है सोमालीलैंड रीजन में, सोमालिया में, ये याद रखना है। किन चोक पॉइंट्स के पास है, ये याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस या अफ्रीकन यूनियन सोमालीलैंड को मान्यता नहीं देता, ये याद रखना है। अभी रिसेंटली इसराइल ने मान्यता दे दी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, बहुत कुछ याद रखना है, मैप तो याद रखना ही रखना है। देखो सोमालीलैंड का क्या है, ये उनका मैप है, एक बार मैप देख लो। अभी सब वही लिखा है कि इसराइल ने मान्यता दे दी वगैरह वगैरह करके। सोमालीलैंड की हिस्ट्री क्या है? सोमालीलैंड ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोमालिया इन 1991। सोमालिया की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी, बहुत बड़ी सिविल वॉर हो गई थी, ये सब बात है। ये खुद को डिफैक्टो ऑटोनॉमी मानते हैं कि डिफैक्टो का मतलब होता है कि रियल में पावर प्ले हो रही है, कौन पावर यूज कर रहा है। ठीक है, सोमालीलैंड हैज लैक्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, सिर्फ इसराइल ने दिया है अभी अभी। तो अब देखो क्या डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए ये जरूरी है। इसराइल ने दिया है, अब्राहमिक अकॉर्ड को भी देखते हुए दिया है। अब्राहम अकॉर्ड आप सबको पता होना चाहिए, यूएस लेड अकॉर्ड था ये, इसराइल का अरब नेशंस के साथ फ्रेंडशिप कराने के लिए। क्योंकि अब्राहम रिलीजन तीन होते हैं, ज्यूस होते हैं, क्रिश्चियनिटी होती है, इस्लाम होता है। तो तीनों रिलीजन्स के लोग आ गए, यूएस से क्रिश्चियनिटी का हो गया, अरब नेशंस इस्लाम के हो गए, ज्यूस वाले इसराइल हो गए। तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया था। अपन अब्राहम अकॉर्ड भी पढ़ा देंगे अगले पार्ट में, ठीक है। अब आता है भैरव बटालियन। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज्यादा न्यूज में थी भैरव बटालियन। ये एक टाइप की स्पेशल फोर्स बटालियन ही है। ये बहुत ज्यादा मॉडर्न बटालियन है। ये टैंक वैंक वाले नहीं है, ये इन्फेंट्री बटालियन ही है। ये बहुत ज्यादा मॉडर्न चीजें इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए, ये हमेशा रेडी रहते हैं, ये ओवरनाइट अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरा स्पेशल फोर्सेस से ही बनी है। ठीक है, देखो अपने पास होती है एक पैरा स्पेशल फोर्स है और एक रेगुलर इन्फेंट्री है, उसके बीच में पड़ती है ये। ठीक है, पर ये भी बहुत एलाइट यूनिट है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम ही है, 200 से 250 के बीच ही इनकी बटालियन होती है। नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन 800 लोगों की होती है, इनकी कुछ 200-250 जनों की होती है। पर ये बहुत फास्ट, बहुत शॉर्ट नोटिस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये फाइट टू नाइट बोला जाता है, इनको शाम को बोलेंगे रात को अटैक कर देंगे, ऐसे रहते हैं ये बड़े टैक्टिकल ऑपरेशंस करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। भैरव बटालियन, लाइट कमांडो स्पेशल फोर्सेस टाइप बटालियंस रेज्ड इन 2025 एज पार्ट ऑफ आर्मी मॉडर्नाइजेशन। अपनी आर्मी मॉडर्नाइज हो रही है। अपनी आर्मी का ऐसा टारगेट है कि 1 लाख सैनिक ऐसे होने चाहिए जो ड्रोन को यूज करके लड़ाई करें। ठीक है, पर्पस एंड रोल क्या है भैरव बटालियन का? टू हैंडल हाइब्रिड वॉरफेयर, रैपिड रिस्पॉन्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस, fills the gap between allied para-special forces, deep strategic missions, and regular infantry. Designed for immediate, high-speed offensive actions with short notice deployment, focusing on tactical to operational depth missions. देखो अपनी एक रेगुलर इन्फेंट्री होती है, आर्मी होती है, और एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं। तो उनके बीच के गैप को भरने के लिए भैरव बटालियन बनाई गई है। ये एक लाइट कमांडो बटालियन है, आपको यही सब याद रखना है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर, रैपिड रिस्पॉन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के वाले ऑपरेशंस के लिए ड्रिवन है रहते हैं। ये बहुत शॉर्ट नोटिस में अटैक कर सकते हैं, यही सब जरूरी है। पिछले साल आर्मी डे के आसपास बहुत फेमस हो गई थी भैरव बटालियन, शिव जी के नाम पर ही रखी गई है। ये भी कुछ एलिगेशंस थे कि सनातन की तरफ जा रही है फौज, ऐसा कुछ कुछ एलिगेशंस थे। देखो ये जो भैरव बटालियंस होती है ना, इनकी स्ट्रेंथ होती है रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन से काफी कम। रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन में 800 लोग होते हैं, इसमें 200 से 250 सोल्जर्स ही होते हैं। इसका कंपोजिशन कैसा होता है? जैसे स्पेशल फोर्सेस का होता है ना, आर्मी की हराम से लोग आते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इन्फेंट्री, आर्टिलरी वगैरह सबसे आते हैं। ये हेविली इक्विप्ड होते हैं अनमैन्ड वॉरफेयर के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं। ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स, जेवलिन मिसाइल्स। ये ना मतलब डायरेक्ट भिड़ंत नहीं चाहते, ये टेक्नोलॉजी की मदद से युद्ध जीतना चाहते हैं। एक आर्मी का पुश है कि 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव होने चाहिए पूरी फोर्स में, उसका भी ये पार्ट है। अभी तो इनकी 15 बटालियन ही है जो सेंसिटिव जोन्स में है।
धीरे धीरे इनको 25 बटालियन करने का टारगेट है। ठीक है, ये है भैरव बटालियंस, बहुत फेमस चल रही थी आर्मी डे को लेके, इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आता है वियतनाम। वियतनाम एक बहुत अच्छा देश है, बहुत मेहनती देश है। इनकी होची मिन ट्रेल आप लोगों ने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अमेरिका से, अमेरिका को भगाया था, अमेरिका को हराया था वियतनाम ने। अभी इनकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो वियतनाम में लोग घूमने भी जाते हैं इंडिया से बहुत ज्यादा, तो वियतनाम पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, वियतनाम की बॉर्डर्स देखेंगे अपन यहाँ पे। वियतनाम की बॉर्डर 3 देशों से मिलती है। नॉर्थ में चाइना से मिलती है, वेस्ट में लाओस से मिलती है, और वेस्ट में ही कंबोडिया से भी मिलती है। नॉर्थ में चाइना से मिलती है, नॉर्थ वेस्ट में लाओस से मिलती है, और साउथ वेस्ट में कंबोडिया से मिलती है। बाकी इनकी कोस्ट लाइन देखो कितनी बड़ी है। गल्फ ऑफ टोकिन भी इनकी कोस्ट लाइन को टच करता है, साउथ चाइना सी इनकी कोस्ट लाइन को टच करता है। ठीक है, ये देखो वियतनाम, इनकी कैपिटल है हनोई, और सबसे बड़ा शहर है होची मिन। होची मिन इनके एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनके नाम पे ऐसे ऐसे कुछ है। ठीक है, तो वियतनाम की बॉर्डर्स देख लो, नॉर्थ में आता है चाइना, नॉर्थ वेस्ट में आता है लाओस, साउथ वेस्ट में आता है कंबोडिया। वियतनाम की बॉर्डर सिर्फ 3 देशों से ही लगती है, ये याद रखना है। बॉर्डर मैपिंग से कुछ सवाल आते हैं अपने को, वो गलत कभी नहीं करने हैं। वियतनाम is an S-shaped nation on the Indo-Chinese Peninsula in Southeast Asia। देखो ये आसियान का भी पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, इंडो चाइनीज पेनिनसुला पे पड़ता है, और एस शेप का है। ठीक है, वियतनाम का मैप आपने अभी देखा, एस शेप का है, इंडो चाइनीज पेनिनसुला पे पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। सिर्फ 3 देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वो है चाइना नॉर्थ में, लाओस वेस्ट में, कंबोडिया साउथ वेस्ट में। सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है लाओस से, उसके बाद करता है चाइना से, फिर करता है कंबोडिया से। पर मैप में लग रहा था कंबोडिया से ज्यादा करता है, पर रियलिटी में चाइना से थोड़ी सी ज्यादा करता है। इसकी कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी है। ठीक है, गल्फ ऑफ टोंकिन आता है, ईस्ट सी आता है, गल्फ ऑफ थाईलैंड आता है, साउथ चाइना सी आता है, ये सब अपने को रखने हैं याद। वियतनाम की कोस्ट लाइन क्या है, इसमें ना साउथ चाइना सी भी ऐड कर लेना याद से। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर? वियतनाम की कोस्टल बाउंड्री में ना साउथ चाइना सी भी ऐड करना याद से, याद से। मेरा मेंशन करना रह गया, पर गलती मत करना, आप लोग जरूर लिखना। वियतनाम साउथ चाइना सी से बॉर्डर शेयर करता है, वियतनाम साउथ चाइना सी से बॉर्डर शेयर करता है। थैंक यू वेरी मच।